स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेसन नंबर 6। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लेसन के 4 हिस्से किए हैं। तो पार्ट 1 हमारा है रीडिंग। जो लोग नए हैं और पहली बार लेसन को स्टडी कर रहे हैं, मेरा मशवरा उनको यही होगा कि वो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें, ना कि डायरेक्टली लेसन नंबर 6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारा रीडिंग है, जिसमें है कॉम्प्रिहेंशन। आज की हमारी कॉम्प्रिहेंशन है द सीक्रेट गार्डन। The sun shone down for nearly a week on the secret garden. The secret garden was what Mary called it when she was thinking of it. अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ है the sun shone down, यानी जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी। shone शो का पास्ट है। For nearly a week on the secret garden, तकरीबन एक हफ्ते से। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सूरज जो है वो नहीं निकलता रोज़, क्योंकि उन इलाकों में ज़्यादातर बादल रहते हैं। मगर यहाँ पे इसीलिए ये सेंटेंस कहा गया है कि पूरे एक हफ्ते से जो सूरज की रोशनी है वो गार्डन में पड़ रही थी। द सीक्रेट गार्डन वॉज वॉट मैरी कॉल्ड। अब ये सीक्रेट या खुफिया गार्डन मैरी कहती थी जब वो उसके बारे में सोचा करती थी, थिंकिंग ऑफ इट। शी लाइक द नेम, उसे ये नाम पसंद था। एंड शी लाइक स्टिल मोर द फीलिंग what when its beautiful old walls shut her in, no one knew where she was. अब जब वो उसके बारे में सोचती थी और वो उसे ऐसा महसूस भी करती थी कि ये एक सीक्रेट गार्डन है, जब पुरानी खूबसूरत दीवारें जो हैं वो उनके साथ, जब वो उसको देखती थी गार्डन को, तो उसे ऐसा ही महसूस होता था जैसे ये कोई सीक्रेट गार्डन है। It seemed almost like being shut out on the world in some fairy place. उसे ऐसा लगता था कि ये इस दुनिया से अलग थलग है, बिल्कुल फेरी प्लेस यानी ख्याली दुनिया। The few books she had read, जो थोड़ी बहुत किताबें उसने पढ़ी थी, and liked had been fairy story books, और पसंद थी उसे जो ख्याली स्टोरीज, यानी ये फेरी स्टोरीज वो स्टोरीज होती हैं जैसे कि जिन्नात की कहानियाँ आप पढ़ते हैं या परियों की कहानियाँ। फेरी वैसे परियों को कहते हैं, लेकिन फेरी टेल्स जो हैं वो उन स्टोरीज को कहा जाता है जो ख्याली होती हैं, जिसमें रियलिटी नहीं होती। एंड शी हैड रेड ऑफ सीक्रेट गार्डन्स इन सम ऑफ द स्टोरीज, और उसने सीक्रेट या खुफिया गार्डन्स के बारे में उन स्टोरीज में पढ़ा था। तो ये एक्चुअली कोई सीक्रेट गार्डन नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर मैरी जो है वो उसे सीक्रेट गार्डन से तशबीह दिया करती थी। तो यहाँ पर इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब फिगरेटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज वो ज़बान होती है जिसमें हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि चांद सा चेहरा, तो यहाँ आप चेहरे को चांद से तशबीह देते हैं, तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी ज़बान में। तो ये इस कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा है। अभी शी हैड नो सॉरी, हमने ख़त्म किया था स्टोरीज पर। ओके, समटाइम्स पीपल वांट टू स्लीप इन देम फॉर 100 years। तो स्टोरीज के बारे में है कि वहाँ पे 100 साल तक लोग सो जाया करते थे। विच शी हैड थॉट वाज रेदर फूलिश, जो कि वो सोचती थी कि काफ़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। शी हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू स्लीप, उसका कोई इरादा नहीं था सोने का। एंड और इन फैक्ट, हालांकि she was becoming wider awake every day which passed at Miss Elthwaite, जबकि she was becoming wider awake उस वक्त कहते हैं जब आप पूरी तरह जागे हुए हों, आपका सोने का कोई इरादा ना हो। every day her rose which passed at Miss Elthwaite, Miss Elthwaite नाम है, हर रोज गुजरा हुआ दिन मिस एल्थवेट के साथ। was beginning to like to be out of doors, अब उसे जो है घर से बाहर जाना उसने पसंद करना शुरू कर दिया था। शी नो लॉन्गर हेटेड, अब वो मज़ीद जो है वो नफरत नहीं करती थी द विंड, हवा से, बट इंजॉयड इट, बल्कि इंजॉय करती थी उसे। शी कुड रन फास्टर, अब वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती थी। एंड लॉन्गर,
और ज़्यादा देर तक दौड़ सकती थी। एंड शी कुड स्किप अप टू 100। अब वो मतलब कूद सकती थी 100 कदम से भी ज़्यादा। द बल्ब्स इन द सीक्रेट गार्डन मस्ट हैव बीन मच एस्टोनिश्ड। अब बल्ब जो है यहाँ पे, ये वो बल्ब, बिजली वाले बल्ब की बात नहीं हो रही, बल्कि बल्ब इंग्लिश में हर उस चीज़ को कहा जाता है जो ऊपर से फुली होती है और नीचे से नैरो यानी तंग होती है, उसे बल्ब कहा जाता है। तो ये वर्ड जो है, जब पौधे होते हैं जिसमें से फ्रूट निकलते हैं, फ्रूट की बर्ड्स निकलती हैं या फूलों के बर्ड्स निकलती हैं, तो उन्हें भी बल्ब कहा जाता है स्टार्ट में, जब वो छोटी होती हैं और फूल बनना स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि वो ऊपर से फूला हुआ होता है और नीचे से नैरो यानी तंग होता है, तो उसे भी बल्ब कहा जाता है। तो ये उन बल्ब की बात हो रही है कि द बल्ब इन द सीक्रेट गार्डन। अब वो सीक्रेट गार्डन मैरी ने नाम दिया हुआ है, वो सीक्रेट गार्डन नहीं है एक्चुअली, वो उसी गार्डन को सीक्रेट गार्डन कह रही है। तो वो जो फूल हैं वो भी हैरान होंगे, एस्टोनिश्ड, हैरान। Such nicer clear place were made round them that they had all the breathing space they wanted. अब बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पर उन्हें खुली जगह मिली हुई थी आसपास, जहाँ वो खुल के सांस ले सकते थे जैसा कि वो चाहते थे। एंड रियली, और सच में, इफ मिसेस मैरी हैड नोन इट, अगर मिसेस मैरी जानती होती, they had begun to cheer up under the dark earth and work tremendously. तो ट्रेमेंडसली ज़बरदस्त, चीयर खुश होना। कि अगर मिसेस मैरी को ये पता होता कि ये तमाम इस डार्क यानी गहरी ज़मीन के नीचे जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। द सन कुड गेट एट दैम एंड वार्म दैम। अब तो सूरज जो है वो उन तक पहुंच सकता था और उन्हें गरमाइश दे सकता था। And when the rain came down, it could reach them at once. और जब पहली बार बारिश जो है उन तक पहुंची, so they began to feel very much alive. तो वो जो है और मज़ीद जिंदा दिख रहे थे। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा है। लोग जब लिखते हैं कुछ स्पेशल स्टोरीज वगैरह जब लिखी जाती हैं तो उसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। इसे मेटाफोर लैंग्वेज कह रहे हैं या फिगरेटिव लैंग्वेज कह रहे हैं। मैरी वॉज एन ऑड। मैरी जो है वो बहुत अजीब थी। ऑड ऐसे कहते हैं जैसे बुरे मायने में कुछ अजीब आप कह रहे हो। डिटरमिन्ड, लिटिल पर्सन। डिटरमिन्ड वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ का इरादा कर लें तो वो ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है डिटरमिन्ड। लिटिल पर्सन, लिटिल पर्सन जाहिर है कि वो छोटी बच्ची थी, लिहाजा इसके लिए लिटिल पर्सन का वर्ड यूज़ हो रहा है। And now she had something interesting to be determined about. और अब उसके पास कुछ दिलचस्प था जिसके बारे में वो पुरुमीद थी, या डिटरमिन्ड यानी उसने ठान ली थी करने के बारे में। She was very much absorbed indeed. She worked and dug and pulled up weed steadily. अब उसने जो है कुछ यकीनन वर्कअप एंड डक, उसने जो है वो खोदा था और उसमें वीड्स स्टेडली, उसने कुछ जो है वो पौधे या सीड्स जो हैं वो उसने लगा दिए थे ज़मीन में। ऑन बिकमिंग मोर प्लेस्ड विद हर वर्क एवरी आवर इंस्टेड ऑफ टायरिंग ऑफ इट। और वो इसे बहुत दिलचस्पी से कर रही थी, बल्कि वो जो है ओनली बिकमिंग मोर प्लेस्ड, और मज़ीद खुशी दे रहा था, विद हर वर्क एवरी आवर, हर गुजरता हुआ घंटा, इंस्टेड ऑफ टायरिंग ऑफ इट, बजाय उसे थकाने के। इट सीम टू हर लाइक अ फैसिनेटिंग सॉर्ट ऑफ प्ले। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत फैसिनेटिंग, दिलचस्पी का बाइस हो रहा था, खेल बन रहा था उसके लिए। She found many more of the sprouting pale green points than she had ever hoped to find. अब उसे जो है उसने फाउंड, उसे दिखे मोर ऑफ स्प्राउटिंग पेल ग्रीन पॉइंट्स। अब ये छोटे छोटे पौधे, स्प्राउटिंग कहते हैं जब पौधा बिल्कुल ज़मीन से बाहर आता है, वो जो अभी पूरी तरह पौधा नहीं बना होता, सिर्फ उसमें बड बनी होती है, तो उसे स्प्राउटिंग कहते हैं। पेल ग्रीन होता है, वो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं होता, बल्कि वो बहुत लाइट ग्रीन का होता है, इसलिए पेल। जैसे पेल हम कहते हैं जब
रंगत उसकी पूरी तरह जो है वो खिली हुई ना हो। तो देन शी हैड एवर होप टू फाइंड, अब उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने ज़्यादा तादाद में होंगे। दे सीम टू बी स्टार्टिंग अप एवरीवेयर एंड ईच डे शी वॉज श्योर शी फाउंड टाइनी न्यू वंस। अब दे सीम टू बी स्टार्टिंग अप एवरीवेयर, तो हर जगह से वो निकल रहे थे। इन ईच डे शी वॉज श्योर शी फाउंड टाइनी न्यू वंस, और उसे उम्मीद थी कि मज़ीद जो है टाइनी छोटे छोटे नए पौधे निकलेंगे। Some so tiny that they barely peeped above the earth. कुछ तो इतने छोटे थे कि बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से peeped दिखाई दे रहे थे ज़मीन के ऊपर। There were so many that she remembered what Martha had said about the snowdrops by the thousands. अब ये इतने ज़्यादा थे, उससे भी ज़्यादा जो वो उसे याद थे जो कि मार्था ने कहा था कि स्नोड्रॉप्स जब बर्फबारी होती है कुछ जगहों पर, तो वहाँ पे जब बर्फ गिरती है तो छोटे छोटे पीसेस जो कि हजारों की तादाद में होते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा थे। एंड अबाउट बल्ब्स स्प्रेडिंग एंड मेकिंग न्यू वंस, तो वो जो फूलों के बारे में जो कि फैल रहे थे, स्प्रेडिंग एंड मेकिंग न्यू वंस, और नए बना रहे थे। These had been left to themselves for 10 years and perhaps they had spread like the snowdrops into thousands. अब ये तकरीबन चूंकि 10 साल से वहाँ थे, तो वो ये अपने आप में फैल रहे थे और मज़ीद जो हैं वो स्नोड्रॉप्स हज़ारों की तादाद में बना रहे थे। She wondered how long it would be before they showed that they were flowers. अब वो अपने गार्डन के बारे में सोच रही थी सोच रही थी कि कितना वक्त लगेगा जबकि ये भी उन स्नोड्रॉप्स की तरह हज़ारों में फैलेंगे और फूलों में तब्दील होंगे। Sometimes she stopped digging to look at the garden and try to imagine. कभी-कभी जो है वो रुक जाती खुदाई करते हुए और सोचती, imagine और सोचती what it would be like, कैसा होगा when it was covered with thousands of lovely things in bloom. जब ये हजारों की तादाद में छोटी छोटी चीज़ें जो कि ब्लूम, जब पौधे जो हैं वो पूरी तरह फ्लावर्स जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और खुशनुमा दिखते हैं, तो इसे ब्लूम कहा जाता है। तो वो जब कैसे लगेगा जब ये पूरा गार्डन जो है वो इस तरह ब्लूम करेगा खुशनुमा रंगों से। तो ये वो सोच रही थी। अब ये थी पूरी स्टोरी। अब ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स एज यूजुअल आपको एंड में मिलेंगे, पर मेरा मशवरा यही होगा आपको कि डायरेक्टली आप उन आंसर तक जाने के बजाय आप खुद इनका आंसर दें। पहले एक पेपर पर आप नोट डाउन कर लें कि आपने इनके क्या आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम 2 और मोर थिंग्स दैट मैरी एंजॉयज अबाउट द आउटडोर्स। अब दो चीज़ें जिनके बारे में मैरी जो है वो इंजॉय कर रही थी बाहर, क्या चीज़ें, वो दो चीज़ें जिन्हें वो अब इंजॉय कर रही थी वो आपने लिखनी है। कंप्लीट द एनालॉगी। अब आपने एनालॉगी को कंप्लीट करना है। एनालॉगी का मतलब होता है मुशाबहत, जैसे स्नो ड्रॉप्स। अब स्नो ड्रॉप्स किसे कहा गया था? फूलों को। तो आपने इस एनालॉगी को कंप्लीट करना है। तो आपने आंसर्स कहाँ से लेने हैं? ए बी सी में से। और इस एनालॉग को जो दो लाइनें दी हुई हैं, जो दो ब्लैंक्स हैं, इन्हें आपने कंप्लीट करना है। ये तो एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, जैसा कि स्नो ड्रॉप्स इक्वल टू फ्लावर्स। तो यहाँ पर कौन सा है जिसे आप समझते हैं कि सही एनालॉगी को कंप्लीट करता है? अ कोल्ड विंटर विंड, ठंडी हवा, अ वार्म समर ब्रीज, या गर्म हवा। ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन द बीच, ग्रेन्स ऑफ सैंड्स यानी दाने, ग्रेन्स कहते हैं दानों को, सैंड रेत को, बीच समंदर के किनारे पर। तो ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द बीच या स्टार्स इन द स्काई। तो ये क्या मुकम्मल इसकी मीनिंग दे रहा है? स्टार्स इन द स्काई, सितारे आसमान में, रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे, बडिंग प्लांट्स, या बारिश के कतरे जो हैं, बडिंग प्लांट्स यानी उस वक्त जब पौधा बिल्कुल निकलता है, छोटा सा जमीन पे दिखाई देता है, तो वो उसकी बड होती है प्लांट की। तो इन तीनों में से ए, बी और सी में से
क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वो एनालॉगी को मुकम्मल करती है, तो वो आपने लिखना है। और ये आप पेपर पे पहले लिख लीजिए, फिर अपने आंसर्स को लास्ट में मैच कीजिए। उसके बाद है मैच ईच वर्ड टू इट्स मीनिंग। अब आपने मीनिंग के साथ इनको जो है वो मैच करना है, कौन सी मीनिंग किसके साथ हो रही है। मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ, मैच आपने खुद करना है, आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है एस्टोनिश्ड हैरान, डिटरमिन्ड कुछ करने की ठान लेना, इंटेंशन इरादा, बल्ब जो चीज़ ऊपर से फूली हो नीचे से तंग हो, नैरो, फैसिनेटिंग दिलचस्पी का बाइस हो कोई चीज़, स्प्राउटिंग जब आप कोई बीज डालते हैं और वो पहली बार उभरता हुआ दिखाई देता है, छोटा यानी पौधा भी ना हो और बीज भी ना रहे, वो स्प्राउटिंग कहलाता है। अब यहाँ पे है अ फ्लावर ऑर्गन। अ फ्लावर ऑर्गन लाइक अ सीड, जो कि पौधा भी ना हो और सिर्फ अब ऑर्गन हो। सरप्राइज्ड हैरान, ग्रोइंग बढ़ना, प्लान आपको मालूम है जब आप कुछ प्लान करते हैं, कुछ करने का इरादा करना। पर्पसफुल, पर्पस कहते हैं मकसद को, जिसमें कोई मकसद हो। इंटरेस्टिंग दिलचस्प। अब हमारा पार्ट 2 है ग्रामर। ग्रामर में आज हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है पहले हम देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है, द नेम ऑफ अ थिंग और अ प्लेस। अब नाउन जो है वो क्या है, नाम है किसी भी चीज या जगह का। इट वॉज अ टेरेबल बुक, अब ये सेंटेंस है। अब बुक जो है वो नाउन है, टेरेबल जो है ये बता रहा है कि बुक जो है वो खौफनाक थी। खौफनाक, टेरेबल मीन्स खौफनाक, तो इट वॉज अ टेरेबल बुक कि ये बहुत खौफनाक किताब थी। या टेरेबल आप खौफनाक भी नहीं कह सकते, मतलब टेरेबल कुछ बहुत बुरी चीज का आप कह सकते हैं, टेरेबल एक्सीडेंट, खतरनाक। तो यहाँ पर ये टेरेबल वर्ड जो है बुक को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा द वर्ड टेरेबल इज एन एडजेक्टिव। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है, व्हाट द बुक यानी कि जो नाउन है, was like यानी कैसी बुक थी। The book she read on holiday was terrible, जो बुक उसने हॉलीडे यानी छुट्टी वाले दिन पढ़ी वो टेरेबल थी। She read a terrible book on holiday। अब टेरेबल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैन कम बिफोर और आफ्टर अ नाउन, जैसा कि आप इन दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उससे पहले भी आ सकता है या सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो नाउन के लिए ही यूज होता है। जैसे द बुक शी रेड ऑन हॉलीडे वॉज टेरेबल। अब टेरेबल क्या है यहाँ इस सेंटेंस में, जाहिर है कि हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ आ रहा है, मगर बात तो हम नाउन के बारे में ही कर रहे हैं, नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। अब इसमें ये बिल्कुल नाउन के साथ आ रहा है, बुक के साथ ही। She read a terrible book on holiday, तो लिहाजा इसीलिए बताया गया है कि adjective can come before or after a noun, तो noun से पहले भी आ सकता है, noun के बाद भी आ सकता है। Try putting adjectives in different places in your sentences to make your writing more interesting। अब आप जब कुछ लिखते हैं तो adjectives को जो है वो different जगह पे लिखने की कोशिश कीजिए, इस तरह आपकी writing interesting लगेगी। She had a moldy, smelly, overpriced sandwich। अब she had उसने खाया, अ मोल्डी सड़ा हुआ, स्मेली बदबूदार, ओवरप्राइज्ड महंगा। ओवरप्राइज्ड कहते हैं कोई चीज़ जब महंगी होती है, तो सैंडविच। तो अब यहाँ पर देखिए सैंडविच के लिए ही ये तमाम तीनों जो हैं एडजेक्टिव्स इस्तेमाल में हैं। मोल्डी भी था सैंडविच, स्मेली भी था, ओवरप्राइज्ड भी था यानी महंगा भी था, तो नाउन हमारा सैंडविच है। If you want to describe a noun in detail, you can use more than one adjective, जैसा कि इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप मजीद नाउन को डिफाइन करना चाहते हैं, आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। When you have a list of adjectives like this, separate them with commas। तो जब आप लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं एडजेक्टिव को, तो आपने कोमा का इस्तेमाल करना होता है उन्हें सेपरेट करने के लिए।
इसके बाद पार्ट 3 हमारा वोकैबुलरी। अब मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स डालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अगर ये बहुत मुश्किल होंगे तो मैं आपको पिक्चर्स के साथ भी दिखाऊंगी, लेकिन अगर आसान हैं तो बगैर पिक्चर्स के भी आप इन्हें याद कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। बेहतर होगा वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए कि आप इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, तो आप दिन में 2-3 बार इन्हें देखिए ताकि अच्छी तरह ये आपको जहन नशीन हो जाए। जैसा कि है कॉमिक। कॉमिक का मतलब होता है, कॉमिक कॉमेडी से निकला है, मजाहिया। कॉमिक बुक्स यानी मजाहिया किताबें। ऑस्ट्रिच हम कहते हैं शुतुरमुर्ग को। मोल्डी सड़ना। इंसल्ट तौहीन। ग्रम्बल बनबनाना। अब जैसे आप कभी कुछ कहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि अगला आपकी वो बात सुने या मुंह में बड़बड़ाते हैं, तो उसे ग्रम्बलिंग कहते हैं। गैलप सरपट, हम कहते हैं ना कभी कभी सरपट जवाब देना फौरन, गैलप। हरी जल्दी करना। डिस्टिंक्ट वाजे। कंटेस्टेंट मुकाबला करने वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कौन सा गेम होता है ये, बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग में 2 लोग होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कंटेस्टेंट होते हैं, यानी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो कॉन्टेस्टेंट। उसके बाद है डिफेंडेंट, यानी मुद्दई, जो खुद को डिफेंड करने वाला। 11 पे है असिस्टेंट, यानी मुआवन, या जो आप मदद करने वाला, आपका असिस्टेंट, मुआवन। ब्रिलियंट शानदार। कंप्लेंट शिकायत। अब देखिए कंप्लेन और कंप्लेंट, इसमें डिफरेंस क्या है। कंप्लेंट जो टी के साथ है ये नाउन है, जबकि कंप्लेन वर्ब है, तो ये डिफरेंस है। बिना टी के वो वर्ब हो जाते हैं, जैसे शी इज कंप्लेनिंग, तो वो शिकायत कर रही है। अब यहाँ आई हैव रजिस्टर्ड माई कंप्लेंट, तो मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, तो ये फर्क है। एक्स्ट्रावेजेंट असराफ। इग्नोरेंट अनपढ़ या जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो। कॉन्सोनेंट्स ज़रबुल मिस्ल। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट वो होता है जो दरख्वास्त किसी भी चीज़ की जमा करवाता है, किसी भी मामले से रिलेटेड। माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, हिजरत कर जाना, माइग्रेशन कहलाता है। और हिजरत करने वाला माइग्रेंट कहलाता है, वो एडजेक्टिव है। माइग्रेशन नाउन है, माइग्रेंट जो है वो एडजेक्टिव है। रूट यानी रास्ता। ट्रेस निशान, कोई भी निशान, उसे आप ट्रेस कहेंगे। तो ये 20 वर्ड्स मैंने दिए हैं, मैं 20 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं दूंगी आपको एक वीक में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरह ये याद हो जाए। पार्ट 4 हमारा कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में मैंने आपको टेप दी है, वो आपने सुननी है, और फिर इसके बाद आपको ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। तो आप उसको कैसे फिल करेंगे कि आप एक पेपर पे उनका आंसर लिखिए, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, सुनने के साथ साथ जो है वो आप उनके, वो क्या बात हो रही है, आप उसके जवाबात उसमें नोट करते जाइए। तो ये आपकी लिसनिंग पावर जो है, इंग्लिश सुनने की आपकी सलाहियत को जो है वो बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सेंट आपका इम्प्रूव होगा। Hi, Susan. Did your new Spanish class start today? Hi, Steve. Yeah, it was great fun. Hola. Hey, you learned something already. So, tell me about the other students. Well, first I want to tell you about the teacher. She's crazy. Her name is Maria, and she's from Malaga in the south of Spain. She's about 35 years old and is a really friendly person. She's very funny. It's difficult to understand her accent sometimes, but I'm sure it will get easier. How many other students are there in the class? Oh, about 12, I think. Everyone is about the same age, so that's great. Where are you doing the lessons? Are you at the college near the tennis club? No, we're at the town library. We are using a small room at the library, so it's really quiet, and all the books are right there. Are the other students all American?
Most of them are, yes. There is a Japanese girl called Miko. She is probably the best in the class. Her accent is wonderful. I think she studied Spanish at school. Aha! And then there's an English boy called James. He lives here and works at the university. He wants to learn Spanish because he hopes to go to Argentina next year. He is very young, about 22 years old. And the rest of you are American? Yes, apart from James and Miko, the rest of us are American. I met your mother's friend, Rosemary. Rosemary? Who's she? That friend your mother plays tennis with sometimes. Oh, Rose Marie. Why is she learning Spanish? She speaks Italian and French already. Well, maybe she wants to be multilingual. She speaks really well. I feel so stupid in that class, and that's after just one lesson. Oh, dear. Don't worry, Susan. Maybe I'll come by next lesson, and then I will be the worst for sure. What did you do in today's class? Because it was the first lesson only, we did some basic things like the numbers to 10 and how to ask a person's name. Ask me my name in Spanish. Oh, I can't remember. Como te llama, como te llamo. Oh, I can't remember anything. I will come to the next lesson and help you. ये है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने करने हैं। टिप सुन लेने के बाद यहाँ पे आपने आंसर लिखने हैं। जवाबात इसके मौजूद हैं, मगर मशवरा मेरा यही है कि आप खुद सुनकर इसके जवाबात लिखिए। ये आपके आंसर्स हैं। पहला आंसर था मैलेगा, दूसरा था 12, तीसरा लाइब्रेरी, चौथा जापानीज, पांचवा अर्जेंटीना, छठा द यूनाइटेड स्टेट्स, सातवां स्टीव्स मदर और आठवां नंबर्स। हमने जो कॉम्प्रिहेंशन की थी स्टार्ट में, ये उसके जवाबात हैं। तो नेम 2 और मोर थिंग्स दैट मैरी एंजॉयज अबाउट द आउटडोर्स, आप मैच कर लीजिए अपने आंसर। विंड एंड फ्लावर्स। दूसरे का जवाब था एनालॉग यानी मुशाबिहत, वो था रेन ड्रॉप्स बडिंग प्लांट्स, जो कि हमने यहां से लिया। इन तीनों में से आंसर था सी। ये हमने मैच किया है। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान, यानी सरप्राइज होना, हैरान होना। डिटरमिन का मतलब होता है पर्पसफुल, जब आप किसी मकसद के लिए काम करते हैं, डिटरमिन होना। इंटेंशन प्लान। बल्ब जो है फ्लावर ऑर्गन। फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग। स्प्राउट ग्रोइंग। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।